हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जातीय जनगणना पे। देखिए, जातीय जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। पीटी परीक्षा में तथ्यात्मक जानकारी आपको पूछा जाता है, मेंस में विश्लेषणात्मक, और फिर इंटरव्यू में आपके समझ और अप्रोच पे जो है कि इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अभी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है जातीय जनगणना, और इसके हम सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और अभी हम लोग कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि 1881 में पहली बार हमारे यहाँ जनगणना हुई थी। हमारे देश में सबसे पहले जो जनगणना हुआ है वो हुआ है 1881 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर 1881 से 1931 तक जनगणना जो होती रही उसमें जातियों की जनगणना समाहित थी। एससी, एसटी, ओबीसी सभी जातियों की जनगणना समाहित थी। ठीक है। लास्ट बार जो आपको जाति का जनगणना सार्वजनिक किया गया है वो आंकड़ा है आपका 1931 का। 1941 में वस्तु स्थिति थी कि जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद की स्थितियां अगर आप देखें तो 1951 से एससी, एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना के आंकड़े तो प्रकाशित होते रहे और कराए जाते रहे, लेकिन ओबीसी की जनगणना के आंकड़े न तो जो है कि इकट्ठा किए गए और न ही प्रकाशित किए गए। 2011 में जातिगत जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, लेकिन कुछ उसमें कमियां बताकर उस आंकड़े को प्रदर्शित नहीं किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि देश में जो है कि आप जानते हैं कि 81 में शुरुआत हुआ, 31 तक जातिगत जनगणना हो रही थी। ठीक है। और आपको 51 से 11 तक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एससी, एसटी का जनगणना शामिल किया गया। 31 का अगर पॉपुलेशन आप देखें तो उस समय 52% ओबीसी की जातियों की कुल आबादी थी। कितनी प्रतिशत थी? 52%। क्योंकि यही जो आंकड़ा है आपको प्रदर्शित है वर्तमान में। मतलब ओबीसी का कोई आंकड़ा अगर आपको बात किया जाता है तो उसमें 52% वाले आंकड़े को बतलाया जाता है बार बार, 52%। और ये जनगणना है आपको 1931 का। उसके बाद जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है प्रकाशित नहीं किए गए हैं। 11 में आंकड़ा आया लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। पार्टियों की दिलचस्पी ओबीसी की सटीक जानकारी को लेकर है कि कितना पॉपुलेशन है। और देखिए, बिहार की राजनीति को अगर देखें दोस्तों, तो बिहार की राजनीति में चाहे आपको जदयू, राजद, ये सभी जो है जाति आधारित पार्टियां हैं, और इन पार्टियों का जो मूलभूत केंद्र है वो ओबीसी राजनीतिक बहुत मायने रखता है। ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन लोगों का दिलचस्पी है कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए। ठीक है। ये राजनीतिक कारण है। हालांकि इसके अन्य आयाम भी हैं जिसकी हम बात करेंगे, और परीक्षा में आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है इसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन पृष्ठभूमि थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। और इसमें जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री से पहले मुलाकात कर चुका है कि जातिगत जनगणना कराया जाए। ठीक है। ये आपको 22 अगस्त के न्यूज में आया था। नीतीश कुमार पहले व्यक्ति थे जो जातिगत जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाए थे। पहली मांग किए थे 1990 में ही, जाति आधारित जनगणना कराने की मांग इन्होंने किया था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। तो ये मांग जो है कि जदयू की तरफ से हुई थी। मतलब उस समय तो जदयू थी नहीं, लेकिन नीतीश जी की तरफ से उस समय मांग किया गया था। इसके राजनीतिक घटनाक्रम को थोड़ा समझें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जातिगत जनगणना के क्या लाभ हो सकते हैं और क्या इसको लेकर चुनौतियां हैं। देखिए दोस्तों, जो जातिगत जनगणना है उसके कुछ राजनीतिक आयाम तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ जो है सकारात्मक आयाम भी हैं। ठीक है। जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
और अभी जो मुद्दा है उसमें जो है कि लगातार जो है कि इस पर राजनीतिक हो रही है। और इसमें देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये मांग उनको हुई है के द्वारा की गई, और इसमें जो है सर्वसहमति से आपको 27 फरवरी 2020 को जो है कि इसमें एक प्रस्ताव विधानमंडल में भी पारित किया गया और केंद्र को भेजा गया कि हम लोग पूरे बिहार का मंत्रिमंडल और सभी दल ये चाहते हैं कि आपको जातिगत जनगणना कराया जाए। अब इसमें है कि केंद्र की सहमति बिहार सरकार को मिल नहीं रही है, तो अब यहाँ पर कर्नाटक मॉडल पर विचार किया जा रहा है। अब कर्नाटक मॉडल है क्या? देखिए, कर्नाटक मॉडल है कि 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारे में जाति जनगणना का नाम दिया गया। ठीक है, ये सर्वेक्षण कराया गया, लेकिन इसके परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया गया था। और ये जो है आपको उस समय कर्नाटक में इसमें टोटल व्यय जो हुआ था 162 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और ये आपको वहाँ की राज्य सरकार ने कराया था। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, विपक्षी पार्टी जैसे राजद पार्टी है वो भी कह रही है कि जातिगत जनगणना के लिए आप राज्य सरकार अपने खर्च पे कराए, जिसकी बात नीतीश कुमार जी भी पहले किए हैं। अब यहाँ समस्या क्या है दोस्तों? समस्या ये है कि गठबंधन सरकार है और भाजपा के साथ गठबंधन है जदयू का, और इसको लेकर राजद हमलावर है कि आप अपने वादे को पूरा कीजिए। ये राजनीतिक वस्तु स्थिति है। लेकिन हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि जातिगत जनगणना के क्या सकारात्मक आयाम हो सकते हैं और इसके क्या दुरुपयोग की संभावना है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है? नीति निर्माण में इसके लाभ हो सकते हैं। इंटरव्यू में आपको अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसको आप इस रूप में उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं है। यह वास्तव में उन व्यापक विषयों को अपने आप में समाहित करता है जिसमें हाशिए पैदान पर रहने वाले व्यक्ति और वंचित लोगों की संख्या उनके व्यवसाय के रूप को सामने लाएगी, और जिन विषयों को लोकतांत्रिक देश में अवश्य ध्यान देना चाहिए। और ये आंकड़े जब आएंगे तो हम लोग नीति निर्माण में उन समुदाय जो पिछड़े हुए समुदाय हैं उनको हम सशक्त करने में तत्पर हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो इसीलिए नीति निर्माण में जो भी योजनाएं होती हैं उसको जो है कि क्रियान्वयन एवं रणनीतियों को विकसित करने में जातीय जनगणना के आंकड़े क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? जाति आधारित जनगणना के अगर आंकड़े आ जाएंगे तो उस पर राजनीतिक पार्टियां क्या करेगी? बहुत सारे मुद्दों को जो है कि आपको बहुत सारे मुद्दे को प्रकाश में लाएगी, और जनता के बीच इस मुद्दे को दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आरक्षण की मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा फिर क्या हो सकता है? इसमें जो है सामाजिक क्लेश की भावना को पैदा किया जा सकता है। तो ये सभी जो है संभावनाएं की बातें हैं। जाति में एक भावनात्मक तत्व भी निहित होता है, और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना राजनीतिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी आशंकाएं होती रहती है कि जाति संबंधी जनगणना उसकी पहचान को सुदृढ़ता और कठोरता प्रदान करने में मदद करेगी। और हम लोग का प्रयास क्या है कि जाति जैसी चीज़ों को धीरे धीरे क्या किया जाए, कमज़ोर किया जाए, और फिर हम लोग एक सामूहिक रूप से विकास की परिकल्पना को तीव्र करें। जातिगत पहचान को अगर सुदृढ़ता मिलेगी तो इससे भेदभाव और ज़्यादा समाज में बढ़ेगा। एक ये खतरा है। इन दुष्प्रभावों के कारण सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के जो है कि बाद आंकड़े तो इसका लिया गया था दशक में, लेकिन इसको क्या किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन फिर से ये मांग उठ रही है, और अभी कोरोना काल के समय जो है कि आपको आंकड़े इकट्ठे
नहीं किए जा रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन ये मुद्दा काफ़ी गंभीर बन चुका है कि क्या भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अभी यूपी में भी राजनीति, आपको 5 जगह पर जो है कि चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी जो है इस मुद्दे को कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रही है। तो देखिए, इसको लेकर जो आपको जानना है, जो आपसे संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों, जातिगत जनगणना मेंस में तो आप लोग देख लीजिएगा क्या उसका सकारात्मक आयाम है, क्या नकारात्मक आयाम है, उसके आधार पर विश्लेषण करना है, निष्कर्ष देना है। फैक्ट तो आप जान ही गए होंगे। अब बात हम करते हैं इंटरव्यू। देखिए, जातीय जनगणना के संदर्भ में जो प्रश्न हैं वो बिहार के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में चाहे ईएसआई की परीक्षा हो, चाहे आपको जुडिशरी की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, आपको इंटरव्यू जिसका भी चलेगा उसमें जातिगत जनगणना काफ़ी चर्चा का विषय होगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें है कि आपको पहला प्रश्न जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आपको समर्थन करना होगा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्यों समर्थन करना होगा? क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसकी नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश जी, और उनका मंतव्य है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये आपको मस्तिष्क में ये बात रखना है, पॉलिसी मेकिंग में ये बातें चल रही, और इसके पीछे आपको तर्क देना होगा कि नीति निर्धारण में उसकी भूमिका हो सकती है। जातिगत आंकड़े अगर इकट्ठा होंगे तो हम कॉमन जो है कि प्रोग्राम चला पाएंगे उन जातियों के लिए, समुदायों के लिए, ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सके। तो इसके समर्थन में आप क्या बोलिएगा कि हाशिए पैदान पर जो लोग हैं, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, मुख्य धारा में आप लाएंगे। अब यहां पर है कि नीतिगत मुद्दों पर इसका आप जो है कि क्या कीजिएगा, नीतिगत योजना को क्रियान्वयन में इसका मदद आप लीजिएगा। ये सभी तर्क आपको सामने रखने होंगे। अब यहां बातें खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगर आप ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं, तो बोर्ड का दूसरा सदस्य आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जातिगत जनगणना अगर होगा तो इसके क्या जो है कि दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या जो है नकारात्मक चीज़ें हो सकती है। तो आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देना है कि सर दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। और ये आशंका है किसको लेकर? इसका राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल हो सकता है, राजनीतिक उपयोग, जिससे क्या होगा, जातिगत हिंसा भी हो सकती है। जातिगत हिंसा और तनाव बढ़ सकते हैं, जातिगत पहचान को इससे सुदृढ़ता मिल सकती है। ये सभी पॉइंट आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इंटरव्यू में मायने रखता है कि आप कैसे शब्द का चयन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जातिगत जनगणना के लाभ हैं, सकारात्मक जो है कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन जैसे ही बोर्ड आपको पूछता है कि जातिगत जनगणना के समर्थन में आप जाइएगा तो उसके खिलाफ में भी बोर्ड क्वेश्चन करेगी कि इसके तो ये निम्न आयाम, नकारात्मक आयाम भी हैं। तो आप कहिएगा सर ये आशंकाएं हैं, और अभी आशंकाएं हैं, और ये आशंकाएं सही होगी इस संदर्भ में कह पाना मुश्किल है। तो आप बोलिए ये आशंकाएं जरूर है, लेकिन अब जो है जनता अवेयर हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, और ये सभी जो मुद्दे हैं ये सतही मुद्दे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा अगर योजनाओं के नीतिगत निर्माण के लिए जातिगत जनगणना कराई जाती है तो वो सही और तार्किक है। इसी संदर्भों में आप इंटरव्यू में जवाब दें, और निष्कर्ष में भी इसी संदर्भ में आप निष्कर्ष दें मेंस परीक्षा में, तो आपका उत्तर काफ़ी आइडियल माना जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना, थैंक यू।